नमस्कार आप सभी को। हमने जिस क्लास में हमबर्ग सततता सम्मेलन 2026 पढ़ा था उसकी बेसिक जानकारी आपने देखी थी। उसके साथ ही हमने बात की थी कि SDG 17 जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ, हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG रिपोर्ट 2026 के बारे में आज। लेकिन क्या आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है UN के, वो आपको कंप्लीट याद है? हाँ, क्यों नहीं। 5 तो अपनों ने पीपल वाले फील्ड में बता दिए थे, फिर 5 अगले आपने देखे तो अर्थ के थे, फिर 5 देखे तो आपने प्रोस्पेरिटी वाले में ले लिया, फिर एक आपने शांति वाले में ले लिया, एक साझेदारी वाले में ले लिया। कंप्लीट है ना। तो अब क्या है कि जितने भी सतत विकास हैं, वो सतत विकास लक्ष्य में एक इंडेक्स जारी होती है, एक रैंक जारी होती है, और ये रैंक जारी कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, जो हमबर्ग सस्टेनेबल आपका कॉन्फ्रेंस है उसमें UN SDG रिपोर्ट 2026 में क्या की गई, जारी की गई। अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है। हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि हमबर्ग सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस 2026 में UN के SDG रिपोर्ट कर देती हूं मैं। रिपोर्ट कौन सी? 2026 इसकी। चलिए इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि SDG रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो SDSN। ये किसके द्वारा की जाती है? SDSN के द्वारा। क्या है SDSN? आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हो SN का मतलब सॉल्यूशन नेटवर्क होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो संस्था है वो क्या करेगी? इस SDG की रिपोर्ट को जारी करेगी। तो ये क्या है भाई SDSN? ये एक वैश्विक नेटवर्क है। पहले आप ये देखें, हर चीज की बेसिक पता होनी चाहिए आपको। वैश्विक नेटवर्क है। इस नेटवर्क का क्या काम होता है? तो ये जो नेटवर्क है, ये जितनी भी सरकारें हैं, आपके यूनिवर्सिटीज हैं, आपके उद्योग जगत हैं, है ना, उद्योग जगत हैं, आपके वैज्ञानिक हैं, इन सब को जोड़कर आपके जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या है लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए समाधान और नीतिगत सुझाव देता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ये सब लोग हिस्सा लेते हैं। क्या वैज्ञानिक नहीं लेते? शिक्षाविद नहीं लेते? सरकारें नहीं लेती? वैज्ञानिक नहीं लेते? उद्योग जगत नहीं लेता? आपने देखा है हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो भी लेती। तो इन सबको सतत विकास लक्ष्य से जोड़ करके उनको प्राप्त करने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, क्या नीतिगत सुझाव हो सकते हैं, वो देता है कौन? तो SDSN की बात करेंगे अपन। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर ही है ना। तो अब न्यूयॉर्क के अंदर आप ये देख लो, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? आप कार्य देखोगे तो इसका SDG रिपोर्ट जारी करना कार्य है कि, या फिर ऐसे बोल दो SDR प्रकाशन, ये भी सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करना इसका कार्य है। अब यही क्या करता है? SDG इंडेक्स, SDG रैंक ये जारी करता है। इतनी बात आपको पता चल गई? ठीक है, जारी करता है। तो फिर आगे जारी करने की स्थिति में हम देखते हैं, अभी 2026 की जब हम बात करेंगे, ये रिपोर्ट आई तो उसमें भारत अभी चर्चा में है। उसके पीछे का रीजन देखें कि क्यों चर्चा में है। तो सबसे पहले देखो कि ये जो अपना हमबर्ग सम्मेलन है, सततता सम्मेलन 2026, इसलिए है ये क्योंकि इसमें क्या हुआ है, भारत में 2015 से हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए, अपन को पता है, उसमें वहां से लेके अब तक क्या है, 18 पायदान ऊपर है भारत। कैसे हैं ये अभी देखते हैं।
ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा सुधार है और भारत की नीतिगत जो प्रगति है उसका प्रमाण है, इसलिए ये चर्चा में है। वैश्विक महत्व इसलिए है क्योंकि भारत की प्रगति वैश्विक एसडीजी औसत को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी वाला क्या है, देश है। दूसरा, 2030 के लक्ष्य असंभव से लगते हैं। कहते हैं ना दिल्ली दूर है, तो अभी दूर से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि अभी रैंकिंग सुधरी है हमारी, है ना, 18वें पायदान के ऊपर है, लेकिन केवल ये 33.3 लक्ष्य ही पूरे होंगे। कब तक? 2030 तक, 1/3। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम पिछड़ रहे हैं। भारत इन पड़ोसी देशों से पीछे है, भूटान से, मालदीव से, नेपाल से और श्रीलंका से। ये वो 4 पड़ोसी देश हैं जो, अगर ये आप एसडीआर क्या देखोगे, एसडीआर का मतलब ही यही है जो एसडीजी की रिपोर्ट है। तो एसडीजी रिपोर्ट में रैंक के अनुसार अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो उसके अड़ोस पड़ोस के देश आगे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन कोई ना, हम प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कैसे आगे हम बढ़े। तो आप ये देखो कि हमारी जो ये रिपोर्ट है ये पेश होती है, अपन जानते हैं। तो अभी 26 की जब हम बात करेंगे तो भारत की स्थिति को इस एसडीआर में, एसडीआर 26 की यदि बात करें तो 167 देशों में भारत अभी 94वें स्थान पे। कौन सा स्थान है? 94वां स्थान। जबकि 2015 में 112वां था, फिर 2024 के अंदर 109वां था, फिर 99वां था, फिर ये अभी 94वां है। तो ये जो सुधार है ये बहुत बढ़िया सुधार है एकदम। आप देखो भले, तो ये जो, और अगर ओवरऑल अपन जितने भी ये 17 सतत लक्ष्य हैं इनके स्कोर की बात करें, कि अगर हम इस स्कोर को भी देख लो, स्कोर यदि हम 0 से लेके 100 तक देते हैं ना, तो उसमें भारत का जो स्कोर है वो 68.3, ऐसे कर लो, 68.3 है, जो 2015 के बाद में सबसे बढ़ता जा रहा है। अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने स्कोर में, कम से कम फर्स्ट डिवीजन से तो ऊपर है। मान लो अपन ऐसे देखें कि ये 40 ही आता, ये 36 ही आता, 33 आता, तो स्थिति बहुत बुरी होती। लेकिन कितने पायदान पे? पायदान तो अपनों ने प्रोग्रेस की जो आपको दिख ही रही है। स्कोर की बात करें ओवरऑल, तो 0 से लेकर के 100 तक जो दिया जाता है उसमें हम कहाँ अटक रहे हैं भारत वाले? तो वो स्कोर कर रहे हैं 68%। ठीक है, हम फर्स्ट डिवीजन पे तो आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि एसडीजी जो है उसके 17 गोल्स हैं, आपको पता है। उसके भी छोटे मोटे लक्ष्य बहुत सारे होते हैं। जैसे गरीबी के अंदर आप देख लोगे तो कुपोषण की समस्या आ जाएगी, वजन की समस्या आ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं। तो ऐसे करके 17 गोल्स जो हैं उसमें लगभग 169 क्या है, ऐसे छोटे मोटे लक्ष्य हैं। तो भारत के अंदर की हम विशेष जो बात करें, वो भारत में 17 में से आप मुश्किल से 3-4 फील्ड ऐसे मानो जिसमें हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। 12-13 प्रकार की चुनौतियां अभी भी उनमें भारत के समक्ष हैं। अच्छा, विश्व में पहला नंबर पे कौन है इस रिपोर्ट में रैंक? तो विश्व में एसडीआर 26 की हम बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो क्या है? तो देखिए आप, ये सब नार्डिक देश है। नार्डिक देश आप किसको कहेंगे? उत्तरी यूरोप में यदि आप बात करेंगे तो ये जिनकी ज्योग्राफिकल, जिनकी हिस्टोरिकल, कल्चरल, ये जो सारी चीजें, चाहे आप इकोनॉमी की बात ले लीजिए, ये सब जो समानता वाली होती है वही नार्डिक देश है। और इनमें फर्स्ट नंबर पे है आपका फिनलैंड, फिर स्वीडन, और फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर जर्मनी। तो ये हमारा यहाँ से परीक्षा में सवाल बनता है। भारत से 4 देश आगे हैं। ये अभी आपने देखा 4 पड़ोसी, भारत की तो अभी यहाँ पर रैंक है नहीं, लेकिन हम भारत में भी यदि बात करें तो हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? जो आपने देखा कि ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय कि भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका ये हमसे आगे हैं, इनकी बेहतर स्थिति में है। जबकि विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, रैंक फर्स्ट जिनकी आई है। मैं एसडीआर ये रिपोर्ट है इसमें रैंक की बात कर रही हूँ।
रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो दे रखी वो ये है। तो फर्स्ट नंबर की आप याद रखेंगे फिनलैंड है, ठीक है। नार्डिक देशों की बात कर लेंगे, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि ओवरऑल हमारी एसडीआर ये कहती है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती कौन से फील्ड में है? आपने देखा लोगों के फील्ड में 1 से 5 है, पृथ्वी पर 6, 12, 13, 14, 15 है। वैसे ही आपने देखा कि समृद्धि में क्या है, तो 7, 8, 9, 10, 11 है, शांति में 16 है, 17 में साझेदारी है। तो एसडीजी जो सेकंड है, एसडीजी सेकंड याद आया आपको? आप ये देखोगे, ये देखो एसडीजी सेकंड याद कीजिए, जो हमने 5 बनाए थे, 5 किस में थे? लोग में और पृथ्वी पर और ये समृद्धि में, और जो एक एक था वो एक किस में था? शांति में, और एक किस में था? साझेदारी में। तो यहां तो साझेदारी में 17वां है, एसडीजी 17, एसडीजी 16, एसडीजी अपना नाम आएगा एसडीजी 1 से 5 तक। तो हम कह रहे हैं कि एसडीजी सेकंड, यानी कि जो लोगों में सबसे पहले था कि गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही है वो क्या आ रही है कि भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो हम जीरो हंगर पर पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें अगर हम रिपोर्ट को देखें तो आप ध्यान रखिएगा, आप 2015 की बात करेंगे तो अपन 37 पे, हालांकि अभी ये 29 पर है आंकड़ा, ये सुधार हुआ है। इस सुधार के बारे में आपको किसने बताया? इस सुधार के बारे में किसने बताया हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नाम है NFHS, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और उसका चरण होता है अलग अलग। उसका छठा चरण जो है वो कह रहा है ये बात कि हाँ घटोतरी तो हुई है, यही जारी करता है ये बात, लेकिन फिर भी हर तीसरा बच्चा अभी इससे चाइल्ड स्टंटिंग से परेशान है। व्हाट इज स्टंटिंग? पहली चीज, स्टंटिंग किसे कहते हैं? तो याद रखिए ये जो शब्द है, आप तो इतना ही याद रखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोनापन। बोनापन का मतलब होता है उम्र के हिसाब से जितनी लंबाई होनी चाहिए उतनी है नहीं, तो वो किस में चला गया बच्चा? बोनापन में। कद कम रह गया उसका, किसके अनुसार? उम्र के अनुसार। तो ये आंकड़ा जो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा आप कि ये जो अपना नेशनल, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना हेल्थ सर्वे की, तो ये जो चीज है ये क्या है कि ये सबसे पहले तो आपको क्या देता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि इसकी ये जानकारी जुटाता है कि अपना एनीमिया वाले कितने परेशान हैं, पोषण कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट में कौन कौन है, टीकाकरण की बात की जानकारी है, आप पेयजल और स्वच्छता है कि नहीं है, परिवार नियोजन वाले कामों में भी ये रिपोर्ट करता है ना, टीकाकरण, अपने मातृ एवं ये शिशु मृत्यु या शिशु स्वास्थ्य, इन सब के बारे में आंकड़े ये जानकारी जुटाता रहता है। तो याद रखिएगा कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि हम आंकड़े यहाँ से घटा के आए हैं, 37 से 27 हो जाते हैं, पर 2 और कर दिए है ना, बढ़ा दिए थोड़े से, तो 37 से 29 याद रखना है। अब बात आती है चाइल्ड स्टंटिंग की, जो आपने देखा स्टंटिंग की बात तो आपने देख ली, लेकिन दूसरी बात आती है, विशेष करके आप इस बात को समझना सबसे पहले, क्योंकि परीक्षा में जो आंकड़े पूछे जाते हैं वो विशेषकर हमें याद होना चाहिए। 4 शब्द है, स्टंटिंग बोनापन है, ठीक है, और फिर एक आता है आपके क्षीणता। उस क्षीणता में आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पर स्टंटिंग ना होकर के ये वेस्टिंग है, ये वेस्टिंग आ जाएगा। और वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, और वेस्टिंग का मतलब क्षीणता का अर्थ होता है कि लंबाई के अनुसार वजन बहुत कम होना, लंबाई के हिसाब से वजन कम होना।
तो विश्व में सर्वाधिक यही है। आप अगर आंकड़ा देखोगे तो ये पहले 17 तक इतना था, अभी ये आंकड़ा इतना कहता है, तो ये पहले इतना था, उसकी जगह बढ़ और गया है ये। फिर आप देखोगे अल्प पोषण, या इसको अपन कुपोषण कह सकते हैं, अंडर, आप इसको कुपोषण बोल सकते हो सकता है इसमें एनीमिया वाला रोग भी हो। तो पहले क्या था, ये अल्प पोषण वाला घटा था, फिर ये एकदम बढ़ गया। वयस्क मोटापा जो नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, वो ये पहले 4.91% था, ये अब 7.91। आप समझो कुछ ऐसी है जो भूखमरी है ना, जीरो हंगर, उसका लक्ष्य है SDG 2 का कि भूखमरी को समाप्त करना। तो उसमें ये कहता है कि भूखमरी को समाप्त करो, सबको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराओ। तो इसके अंदर जो नहीं मिलते हैं उनमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, और आप ये कह सकते हो एक होता है अंडर वेट, आप कह सकते हो। तो उम्र के हिसाब से यदि वजन कम है तो वो अंडर वेट में आएगा। वेस्टिंग के अंदर लंबाई के अनुसार वजन कम है तो वो वेस्टिंग में आएगा। और स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के अनुसार लंबाई कम होना। ये ऐसे इसके शिकार हो जाते हैं ये लोग, है ना। तो आप देखो कि हमारा जो ये FAO रिपोर्ट अभी कहती है, ये है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको आप क्या बोलते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई है आप जानते हो, जिसका मुख्यालय रोम में है। इसकी स्थापना हुई है 1945 में। ये ऐसी एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भूखमरी को हटाओ भाई, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाओ, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दो, जो सतत कृषि हो उसको बढ़ावा दो। और ये FAO रिपोर्ट जो है वो भी ये बताती है कि आप देखो तो इसका जो सर्वे होता है, रिपोर्ट जारी करता है, उसमें आप देशवार भूख को शामिल करते हैं, कुपोषण को अलग से करते हैं, बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट वाली चीजों को भी ये देखता है, खाद्य कीमतों का सूचकांक भी देखता है। ये सब इसके काम होते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखना। तो ये स्थिति है भारत की सबसे बड़ी चुनौती नंबर 1 SDG 2, जो जीरो हंगर का लक्ष्य है, उसमें भारत अभी बहुत 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 पीछे है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपको आ रहा है समझ में। लेकिन हम आगे बात करें इसकी कि इसके अलावा और चुनौती की बात कर लें कि क्या क्या और चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमने बात की कि बच्चों के अंदर हम उम्र के हिसाब से अगर वृद्धि को देखते हैं तो स्टंटिंग में 37 से हम थोड़ा सा आया है 35, ठीक है। अब 2020 में 35 था, अभी 29 पे आ गए, ठीक है। और ये आंकड़ा जो देता है वो कौन है, तो आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखा, जिसका चरण 6 हमको कहता है। अच्छा, कुपोषण वाले में आपने देखा हो तो पहले 2018 के आसपास अपने कितना था, 10 था, और अब 12 हो गया है। तो बढ़ी रही है ना ये, तो ये बहुत बड़ा एक संकट है। तो हमारे सामने, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, भारत जिस चुनौती को फेस कर रहा है, किसमें से, वो SDG 17 की बात करेंगे अपन। तो उनमें से SDG 2 हमारे लिए मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे सामने चैलेंज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो SDG, आपको इसमें आंकड़े याद करने हैं ना। इसमें SDG हम बात करेंगे 3, तो SDG 3 के अंदर हमारा स्वास्थ्य आता है। आप देखोगे कि स्वास्थ्य के अंदर भी थोड़ा गड़बड़ है। ये हमारे लिए, भारत के लिए चुनौती वाले SDG 2, SDG 3, ऐसे लिख देती हूं मैं, चुनौतियों वाले SDG। इसमें सबसे पहले नंबर 1 में क्या आया आपके, तो आपने देखा भूखमरी। नंबर 3 पे आपने, सॉरी 2 पे है ना, ये 2 पे, नंबर 1 में तो गरीबी हटाना था, 3 में आपने देखा तो स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, 2 आंकड़े आपको याद करने हैं माय डियर, किसके अंदर, कि आप अगर कुपोषण की बात करते हो बच्चों के अंदर, इसमें भूखमरी से बात करते हो, तो अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन आपको अभी ये याद करना है कि बच्चों में अगर हम ऐसे देखें कि उसकी उम्र के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही, उसमें अवरुद्ध हो गई वृद्धि, तो वो जो स्थिति थी ना, उसमें यहाँ पे यदि स्थिति स्टंटिंग की बात करें
तो जो 35 थी, मोटा मोटा याद करो, वो अभी वर्तमान में 29 है। ठीक है, कम हुई है, पर ये ऐसा इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सुधार की स्थिति में नहीं है। यदि हम वेस्टिंग की बात करें, वेस्टिंग आप समझते हो, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी उम्र के अनुसार नहीं, आपकी लंबाई के अनुसार यदि आप क्षीणता को प्राप्त हो रहे हो, यानी कि आप दुर्बल हो रहे हो, तो ये भी क्या है, चिंता का विषय है। तो आप याद रखिए, आप बढ़ोतरी पे आ रहे हो, लेकिन देखो इसमें अगर आप देखोगे वेस्टिंग में, तो ये पहले कितना था, 16, अब हो गया 19। स्थिति ऐसी है हमारी। कुपोषण वाले में देखोगे तो कुपोषण के अंदर, यानी कि अंडर नरिशमेंट में देखोगे, ये बाद में देख लेंगे, तो कुपोषण वाली स्थिति में देखोगे, मोटा मोटा आंकड़ा याद करा रही हूं मैं, कुपोषण वाली स्थिति में देखोगे तो जो पहले 10 था वो अब 12 हो गया। लो, इतना इतना प्रतिशत आपको याद करना है। 10 से 12 आप याद कर लोगे, 16 से 19 आप कर लोगे, और जो 37 से घट करके ये आया है, ये परसेंटेज आपको इसमें याद करना है एसडीजी सेकंड के अंदर। एसडीजी थर्ड जो है वो किससे संबंधित है, वो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के अंदर क्या रिपोर्ट आ रही है, ये भी हमारे लिए, भारत के लिए चैलेंज की बात है। क्या बात आ रही है इसमें, तो आप देखो जितना वायु प्रदूषण है ना, एक तो वायु प्रदूषण देखो किस लेवल पर बढ़ रहा है। आप ऐसे सोचते होंगे ना, वायु प्रदूषण और ये कौन सी गंभीर समस्याएं हैं, ये तो चलती रहती है। इस पर आप देखोगे तो प्रति 1 लाख की आबादी में से प्रति वर्ष मृत्यु, अगर आप ऐसे देखो तो 132 मृत्यु हो जाती है प्रति 1 लाख आबादी। प्रति 1 लाख आबादी में से मृत्यु कितनी है, 132। ऐसे ही गैर संचारी रोगों से भी मृत्यु। गैर संचारी रोग किसे बोलते हैं, गैर संचारी रोग से मृत्यु क्या होता है, गैर संचारी। डायबिटीज किसी एक आदमी से दूसरे को फैलती नहीं है। आप हार्ट अटैक एक को आया तो दूसरे को आना कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, तो ये ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं होते मानव से मानव में, अटैक, कैंसर जैसी चीज भी। इनसे जो मृत्यु हो रही है वो उम्र अगर अपन देखें 30 साल से 70 साल तक की उम्र में यदि आप देख लो, तो जो 2015 में 22 था मोटा मोटा, हालांकि 2000 आपको ये जो याद करना है ना आंकड़ा, वो जैसे 2015 की आप बात करोगे तो मैं मोटा मोटा ही बताती हूँ, बाकी आप पॉइंटों में याद करना चाहें तो आप यहाँ पर 22.6 कर लें, 22.6। अब 2021 तक की बात अगर आप बढ़ा करके बात कर लो तो ये 23.6% हो गया। ये हमारे लिए, भारत के लिए एसडीजी सेकंड, एसडीजी थर्ड जो है वो बहुत क्या है, चैलेंज है हमारे रूप में। हालांकि चैलेंज इतना ही नहीं, आप देखोगे तो चैलेंज किस पे भी आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से ये याद रखना कि मैं पूरा एक में ही करा देती हूँ आपको, ये चैलेंज 3-4 तो आपको याद होने चाहिए। एसजीडी आप बात करोगे 13 की, 13 नंबर, तो 13 नंबर पे कैसे होगा, ये इस 13 ही बोलेंगे इसको। ये है आपका, वहां पे 13 काम है जलवायु कार्रवाई, याद है आपको। तो जलवायु कार्रवाई वाला जो फैक्टर है, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, तो इसके अंदर आप अगर बात करो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बढ़ा रहे हो, बस यही है आपका। तो 2015 और 2023 की चीज को आप याद रखो। तो यहाँ पर CO2 उत्सर्जन यदि आप देखोगे तो टन में हो रहा था, टन में कितना टन है, तो 1.59 टन। और यहां यदि अब देखोगे तो ये उत्सर्जन 2.21 टन, हाँ प्रति व्यक्ति देख लो आप। तो इस उत्सर्जन में क्या हो रही है, वृद्धि आ रही, क्योंकि हम यहाँ सब फॉसिल फ्यूल पर क्या रहते हैं, निर्भरता है हमारी, इसलिए। अब एसडीजी जो 16 है, ये 16 है, आपको पता है 16 साल की उम्र में अपन को शांति चाहिए होती थी,
इसमें भी क्या है, हम बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर और भी छोटे मोटे लक्ष्यों में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो हमको एक धक्का सा लगता है वो प्रेस स्वतंत्रता में लगता है। ये प्रेस स्वतंत्रता आपको पता हो, पहले आप लॉर्ड लिटन और रिपन के काल में पढ़ते थे ना, स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता का स्कोर यदि आप 2015 के अंदर देखोगे तो लगभग 60 के आसपास था 2015 में, 59.51 आप कर दो, इतना ये स्कोर था। ठीक है, ये स्कोर था। और यदि हम 26 में बात करें तो ये घट करके और कितना आ गया, 26 की यदि बात करें तो ये 31 पे आ गया, कितनी, लगभग आधा हो गया ये, है ना। तो 31.96, ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो भारत के सामने चैलेंज कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, एसडीजी आप देखोगे तो आपको 2, भारत की चुनौती आप देख रहे हो, 2, 3 और आपकी 13 और 16, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या भारत की उपलब्धि भी हुई है किसी में, उपलब्धि है क्या किसी में? हाँ, उपलब्धि भी है। एसडीजी की बात करेंगे तो हम उपलब्धियों के संदर्भ में गिना सकते हैं किसको, 7 और 9 को, ये दो आंकड़े। 7 में आप देखिए, मैंने आपसे कहा था क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 9 में क्या याद किया था आपने, याद करें अच्छी तरीके से, तो वो जो समृद्धि वाला पॉइंट है उसमें आप 7 और 9 को ऐसा देखें जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है, किसकी, भारत की। विशेष संदर्भ में तो यही करेंगे अपन। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि भारत में ये जो रैंक सुधरी है ना अभी, हालांकि सुधरी कैसे है, एक 94वां स्थान है अभी, जो कभी 112वां हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी खाई क्या बच रही है कि जहां हमारे लक्ष्य कितने पूरे होने चाहिए, 100 में से 100 पहुंचने चाहिए, वहां हम केवल 1/3 को पूरा कर पाएंगे। कब तक, 2030 तक। तो ये समय तो हमारे लिए कम पड़ रहा है। और हम दुनिया में यदि सबसे पीछे हैं तो भूख, कुपोषण और चाइल्ड वेस्टिंग में भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो जलवायु, स्वास्थ्य और जलवायु हो, हमारा स्वास्थ्य हो और शासन के जो मोर्चे हैं उस पर सुधार की आवश्यकता है। और जो पड़ोसी देश हैं कम से कम उनसे तो आगे निकले। हालांकि हमने देखा हमारी रैंक 2026 में 94 है, स्कोर हमारा 68.3 है, लेकिन ये कुछ मामलों में है। हमारे 2030 तक जो आंकड़े पूरे होंगे वो तो 1/3 होंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी आ रही है, एसडीजी 2 आ रहा है, उस पर भी हमको बात करना है। और बाकी पायदान जो हम आगे हैं वो 18 हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि अब क्या हो सकता है, तो आप देखो इसके लिए निश्चित रूप से आप बात करोगे तो आगे कदम क्या रखें। हालांकि इसमें नीतियों के ऊपर बात आएगी, तो आगे ये सब जो हमारे भारत में सतत विकास और ये सब चीजें हैं ना, इसके लिए नोडल एजेंसी जो होती है वो नीति आयोग है। ठीक है, तो एक तो पोषण मिशन चलता है ना, पीएम पोषण, जो अभी आपने नाम सुना होगा, पोषण 2.0, आंगनवाड़ी नेटवर्क जितना भी होता है गांव के स्तर पर, उसको बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रभावी बनाना चाहिए। और चाइल्ड वेस्टिंग जो है, वेस्टिंग का मतलब हो गया कि आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन बहुत कम है, आप क्षीणता को प्राप्त हो रहे हो, उस पर अभियान चलाया जाना चाहिए। तो पोषण मिशन क्या होना चाहिए, एकदम इसको मजबूत बनाए, मजबूत आंगनवाड़ी स्तर से लेकर के आंगनवाड़ी नेटवर्क को गांव गांव पर बहुत अच्छा वो अपन करें। दूसरी बड़ी बात है कि स्वास्थ्य ढांचा भी हमारा क्या हो, मजबूत हो। ये स्वास्थ्य ढांचा सुधरे और सबसे बड़ी बात है कि शासन और पारदर्शिता ये बहुत होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बात करूं, आप जैसे पोषण मिशन की बात कर रहे हो तो इन सब में अपन कह रहे हैं आंगनवाड़ी नेटवर्क को भी करें। इसी तरीके से स्वास्थ्य का ये अगर अपन ध्यान रख रहे हैं तो आप सोचो कि क्या हमें प्रदूषण कम करने की जरूरत नहीं है, क्या प्रदूषण कम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। शासन
और पारदर्शिता। किसको बोलें, क्या करें, ये सुधरे। तो आरटीआई जो होता है उसको बहुत इफेक्टिव बनाना चाहिए। बाकी मीडिया की स्वतंत्रता को हमको एक डिफाइन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र है उसको भी स्ट्रोंग करना चाहिए, ताकि ये जो है हम ओवरकम कर सकें, है ना। स्वास्थ्य का ढांचा भी सुधरे अपने। अच्छा, आप देखो कि एसडीजी है, उनको भारत स्तर पे तो प्लान हो ही रहे हैं, लेकिन उसको राज्य स्तर पे भी क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ये हमारे वो हैं। अच्छा, डेटा और निगरानी के लिए आप देखो, हालांकि इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है ना, वो अगर देखो आप तो डिजिटल इंडिया में काफी काफी तेज गति से। तो अब सबसे पहले तो जलवायु लक्ष्यों पर तेजी लानी चाहिए। ये थोड़े बड़े बड़े कदम हैं जो हमें भारत को थोड़ा सा क्या पहुंचा देंगे भाई, मजबूत कर देंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि पोषण मिशन को भी बढ़िया बनाएं, जलवायु की तरफ भी हम क्या करें, जलवायु के जो लक्ष्य हैं उसको हासिल करें। जलवायु लक्ष्य, जलवायु लक्ष्य हासिल करें, तेज गति से प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 2030 तक आपको पता है 500 मेगावाट गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। उसको समय में पूरा करो। और नेट जीरो तो कब हो जाएगा, 2070 की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे अपन। तो ये चीजें करनी चाहिए। इसमें एसडीजी को राज्य से जोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। नीति आयोग के जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स को राज्यों के बजट में भी और आउटकम इनकी मॉनेटरी से जुड़ा जाए तो सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा। तो जलवायु के से भी और एसडीजी को किससे जोड़ें, को राज्यों से जोड़ें, राज्यों से जोड़ना। तो इससे संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो अब ये सवाल आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि रैंक में आपको पता है आपने कहां कहां किया कि एसडीजी सेकंड, 3, 13, 16 ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं आप बात कर लो तो 7 और 9 में हमारी उपलब्धियां रही है, निश्चित तौर से रही है। तो आप याद रखिएगा, भूखमरी के अंदर 3 शब्द, स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब है उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, बौनापन रह जाना, अवरुद्ध वृद्धि को प्राप्त करना। और चाइल्ड वेस्टिंग का जो शब्द है, वेस्टिंग का मतलब होता है क्षीण हो जाना, वेस्ट हो जाना। लंबाई के अनुसार आपके वजन बहुत ही कम है। और अंडर वेट कहते हैं कि उम्र के हिसाब से आपका वजन बहुत कम होना। ये सब कुपोषण को दर्शाता है। ठीक है, तो आपने आज इसमें एसडीजी जो इंडेक्स है, जो रैंक है भारत की, उसमें आपने देखा कि पहले जो सुधार आया है वो 112, फिर 109, फिर 99, फिर 94। और स्कोर में अगर अपन देखें तो 68.3 जो स्कोर है 100 में से, वो 2000 बाद के बाद सबसे मजबूत प्रदर्शन करता है भारत का रहा है। लेकिन ओवरऑल में रहा है, अभी भी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको हम केवल और केवल मिलकर ही दूर कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।